जिसमें आप हमारे देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से मिल रहे थे रक्षाबंधन के ऊपर कि आप कैसे हमारे देश की राष्ट्रपति तक पहुंचे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने मैम को एक पेंटिंग दी, तो उनको वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैसे उनको हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नशा मुक्त हरियाणा की यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर है सियाज। तो मैंने उनको नशे के बारे में 4-5 लाइन बोल के बता दी। तो सर को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा और फिर अगले दिन मुझे पता चला सर ने अपनी फाउंडेशन की मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अभी सोशल मीडिया के ऊपर मासूम शर्मा का आपने नाम सुना होगा, जो हमारे हरियाणा के सिंगर है। काफी कंट्रोवर्सी आई हुई है, उनका यूट्यूब से उनके गाने डिलीट कर दिए हैं कि जो मासूम शर्मा है वो मतलब वायलेंस को, बदमाशी को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे, मतलब जो मासूम शर्मा वाली कंट्रोवर्सी चल रही है। रे चाल मान लिया बदमाशी के गाना तक समाज में एक गलत मैसेज जावे है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे और गंद फैल रहा उसने कौन अच्छा बतावे है। और जो सफाई करनी है ना तो बात असर करो मेरे भाई। अकेला एक मासूम शर्मा है थोड़ी ना बदमाशी के गाने गावे है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या आसान क्या मुश्किल, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निखिल स्पेड शो के ऊपर। जो आज के हमारे गेस्ट है वो है सियाज पूनिया, जिनकी उम्र इतनी सी और काम इतने बड़े बड़े, कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। सिर्फ 10 साल की उम्र में अभी इन्होंने 5th क्लास के एग्जाम दिए हैं। ये है दोस्तों हरियाणा की यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर, नशा मुक्त हरियाणा की यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर है सियाज। तो हम जानना चाहेंगे सियाज से कि वो कैसे इतनी कम उम्र में हरियाणा की यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर बनी, क्या इसके पीछे का पूरा प्रोसेस था, किसने उनको अप्रोच किया। तो हम सियाज से ये चीज जानना चाहेंगे। सियाज, पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि आप कैसे यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर बने। मेरा नाम सियाज है और मैं हांसी से हूँ और मैं 10 साल की हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। एक्चुअली जब मैं 3rd क्लास में थी तो तब ADGP सर की नई नई पोस्टिंग हुई थी। तो मैंने सुना था कि सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं और सर नशे के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो मैं और मेरे पापा ADGP सर से मिलने चले गए। तो पहले उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, तो मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन बता दिया। तो उन्होंने कहा फिर कि आप नशे के बारे में 4-5 लाइन बोल सकते हैं। तो मैंने उनको नशे के बारे में 4-5 लाइन बोल के बता दी। तो मुझे सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और सर को मुझसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर थोड़े दिन के बाद मैं कुमारिया मैराथन में 10 किलोमीटर में फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरी। तो मैं सर के पास सर को बताने गई, तो सर को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा और फिर अगले दिन मुझे पता चला कि सर ने अपनी फाउंडेशन की मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो बहुत ही अच्छा लगा सियाज से ये इंट्रोडक्शन जान के उनका कि वो कैसे, मतलब ये उनकी पूरी स्टोरी थी, मतलब कैसे उनको हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, कि कैसे उनसे ADGP सर मिले, कैसे उनको नियुक्त किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सियाज पूनिया है उनका बचपन से ही दोस्तों स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है। अगर आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर तो इनके 3.5 लाख फॉलोवर्स है। इतनी कम उम्र के अंदर इनके मम्मी पापा इनका अकाउंट्स मैनेज करते हैं। और अगर आप इनका अकाउंट जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी शायरियाँ, बड़े बड़े अंदाज में, जो मतलब इतना सा बच्चा इतना कुछ बोल रहा है, आप विश्वास नहीं कर पाओगे इस चीज के ऊपर। तो आप एक बार इनका अकाउंट जरूर चेक करना। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो सियाज, हमने इंस्टाग्राम पर आपके एक पोस्ट देखी थी जिसमें आप हमारे देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से मिल रहे थे रक्षाबंधन के ऊपर। तो इसके पीछे की स्टोरी जानना चाहेंगे कि आप कैसे हमारे देश की राष्ट्रपति तक पहुंचे। बताइए सियाज इसके बारे में। एक्चुअली मेरे स्कूल वालों ने मुझे सेलेक्ट किया था और हम 3-4 लड़कियां उनसे मिलने गई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने मैम को एक पेंटिंग दी, तो उनको वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगी और मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आपका स्कूल कौन सा है सियाज वैसे? दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल हिसार। तो आप रक्षाबंधन के ऊपर गए थे, तो क्या वहाँ पर आपने मतलब राखी वगैरह कुछ ऐसा कुछ था क्या, कोई कंपटीशन था, या फिर आपने राखी बांधी वहाँ पर जाकर? राखी बांधी थी। आपने प्रेसिडेंट जी को राखी बांधी थी। तो वहाँ पर मतलब वैसे सिक्योरिटी कैसी थी, क्योंकि देश के प्रेसिडेंट है, मतलब मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे मतलब दिमाग में आता है ना कि वहाँ पे इतना सारा प्रोटोकॉल रहता है, इतनी सिक्योरिटी रहती है, तो कैसा माहौल था उधर पूरा? एक्चुअली हम एक हॉल में थे, वहाँ पर ऐसे ऐसे सोफे पे मैम बैठे थे। तो 2 उनके सीट के साइड में सिक्योरिटी थी और 2 उनके आगे। और जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, मतलब हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, या फिर कोई और लैंग्वेज बोलते हैं? इसके बारे में और जानना चाहेंगे हम। वो हिंदी बोलते हैं
और हमें समझ भी आ गई थी उनकी हिंदी, और मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और प्राउड फील भी हुआ। सियाज का दोस्तों सोशल मीडिया पर एक शायराना अंदाज मतलब बड़ा फेमस है। जो इनकी पोएटिक लाइंस होती है वो किसी भी इंसान का दिल छू लेंगी। तो आज हम एक सियाज के साथ एक गेम खेलने वाले हैं छोटा सा, इसको हम कहेंगे रैपिड फायर राउंड। इसमें मैं करूंगा कि आपको वर्ड्स दूंगा, एक वर्ड दूंगा इनको मैं, और उस पर आपको 3-4 लाइन्स बोलनी है अच्छी सी। तो सबसे पहले इसको शुरू करें हम। तो मेरा जो पहला वर्ड है वो है नारी लड़कियां। इसके ऊपर आप क्या लाइन्स बोलना चाहोगे? क्यों डर डर के जी रही है, अरे क्यों डर डर के जी रही है, क्यों दबाए बैठी है अपने अरमान, अरे एक बार अपने सपनों को पंख लगा कर तो देख, खुला पड़ा है सारा आसमान। जीत सकती है तो पूरी कायनात, जीत सकती है तो पूरी दुनिया, बन के दिखा अपने माँ बाप का अभिमान। अरे जब तू ही देवी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तो क्यों सहती है ये अपमान। कहे सियाज पुनिया, तोड़ देंगे हर वो परंपरा, जहाँ नहीं होता नारी का सम्मान, जहाँ नहीं होता नारी का सम्मान, जहाँ नहीं होता नारी का सम्मान। जबरदस्त। इसके ऊपर तो मतलब एक बार तालियां बजाने का मन कर रहा है। एक छोटी सी बच्ची इतनी गहरी बात बोल गई, मजा आ गया सुन के। दूसरा वर्ड मैं आपको देना चाहूंगा नशा। इस नशे की वजह से उजड़ जाएगा तेरा घर परिवार, अरे इस नशे की वजह से उजड़ जाएगा तेरा घर परिवार, नहीं आएगा तुझे कोई बचाने के लिए। अरे कुछ तो तूने संगत ऐसी पकड़ ली, कुछ लोग लगे हैं तुझे गिराने के लिए। अरे 9 महीने पेट में रखकर बड़े चाव से पाला था तुझे, क्या ये दिन दिखलाने के लिए। जो माँ बेटा बेटा करती थी, आज वो रो रो के कह रही है दबे मन से तुझे मर जाने के लिए। बहुत खूब, क्या गहरी लाइनें बोल रही हैं। ऐ मेरे युवा, छोड़ नशा, बन सबकी प्रेरणा उन लाखों युवाओं को बचाने के लिए। आज ये तेरी छोटी सी प्रतिज्ञा, छोटा सा प्रण काफ़ी है उन भटके युवाओं में अलग जगाने के लिए। ऐ मेरे भाई, अब तो आंखें खोल, निकल इस दलदल से बाहर, क्योंकि कोई और सियाज नहीं आएगी तुझे समझाने के लिए, क्योंकि कोई और सियाज नहीं आएगी तुझे समझाने के लिए। बहुत खूब। तो ऐसे ही दोस्तों सियाज हमारे हरियाणा की नशा मुक्त ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, इतनी गहरी बात बोल दी है। मतलब जो आज समाज में ये नशा फैला हुआ है, जो लोग मतलब इसको शौक से करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि भाई ये फैशन है, सिगरेट पीते हैं, जो भी ये सब चीज़ें करते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, फ्यूचर इनका खराब है बिल्कुल। तो हम आगे इस राउंड में बढ़ते हैं। हम सियाज को अब अगला वर्ड देंगे, जो हमारा तीसरा वर्ड है वो है किसान। किसान, रे पहले तो बीज लगुगन की आस नहीं, चाल बीज भी जाम गया फिर भी फसल कुछ खास नहीं। रे चाल मांग तांग के पानी लगा के कर ली फसल भी ऊपर, ये कौन सी बीमारी आ जाए उसका भी एहसास नहीं है। रे चाल महंगी दवाई लगा के बचा ली फसल भी बीमारी ते, जब फसल पकड़ का टेम आया आंधी ओला ने छोड़ दिया इसमें घास नहीं। या कुकर बालक की तरिया पाड़ी जा से फसल, रहता हमने क्यों किसान के दर्द का एहसास नहीं, रहता हमने क्यों किसान के दर्द का एहसास नहीं। तो इस पर पहले तो मैं सियाज के लिए तालियां बजाना चाहूंगा। इन्होंने कितनी गहरी बात बोल दी। हम लोग यार किसानों के ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, हम घर पे खाना खाते हैं, जो हमें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, सब्जियां खाते हैं, उसके पीछे किसान का पूरा दिन लगा हुआ है। पूरा साल जो वो खेत के अंदर मेहनत करता है, अपने घर वालों से दूर रहता है, खेत में सोना पड़ता है उसके, रात को कितने स्ट्रगल हैं। कई बार उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, फसल में बीमारी लग जाती है, फिर भी उसके बाद भी उसको कई बार अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता है। फसल उसकी बिल्कुल उसको बर्बाद करनी पड़ती है। 2-2 रुपए किलो, 2-2 रुपए के अंदर पूरी की पूरी थैली बिकती है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे किसानों को हम अपलिफ्ट करें, जो हमारे अन्नदाता हैं। उसके ऊपर क्या खूब बोला है सियाज ने। अब हम इस राउंड में आगे बढ़ते हैं। हम आपको एक चौथा वर्ड देने वाले हैं, इसके ऊपर आपको 3-4 लाइन बोलनी है, और ये हमारा चौथा वर्ड है माँ बाप। अरे ये हम कहाँ जा रहे हैं, अरे ये हम कहाँ जा रहे हैं, खुद की गलतियाँ छिपाने के लिए दूसरों पर चिल्ला रहे हैं। कुछ पास नहीं है फिर भी बहुत कुछ दिखा रहे हैं। अरे घर में माँ बाप की इज्जत नहीं, फिर भी बच्चे लव यू मॉम डैड का स्टेटस लगा रहे हैं। अरे सोशल मीडिया पर कपड़े उतार कर खुद को लोग स्टार बता रहे हैं। माँ बाप भी मूक दर्शक बने बैठे हैं,
क्योंकि सोशल मीडिया से तो पैसे आ रहे हैं। तो क्या खूब लाइनें बोली हैं सियाज ने। हमने इनको 4 वर्ड दिए थे, चारों वर्ड पे इन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया पोएटिक लाइंस बोली हैं, शायरियाँ बोली हैं, जो कि यार किसी भी इंसान का दिल छू सकती है। एक छोटी सी 10 साल की बच्ची जिसने अभी 5th क्लास का एग्जाम दिए, हमें तो यार 5th क्लास की उम्र में पता भी नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, अपने घर पे आते सोते खाते पीते हैं, और इन्होंने मतलब इतनी गहरी बातें बोल दी है जो किसी भी इंसान के मतलब दिल को छू सकती है। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। और यार इन्होंने कितना खूब कहा है कि जो मदर फादर जो हमारे होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, उनका तो हमारा जो एहसान है वो हम पूरी ज़िंदगी में नहीं चुका सकते। मदर्स डे पे लोग क्या करते हैं, स्टेटस लगा देंगे, बेटा एक कमरे में बैठा है, मदर मान लो कहीं घर में अकेली बैठी है, बेटा व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं कि आज हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, माँ की स्टोरी लगा रहे पूरा दिन, पर माँ उसकी बेचारी अकेली बैठी है, बच्चे कहीं और बैठे हैं, उनको मतलब दिन में वो 10 मिनट नहीं दे सकते। तो ये हमारी आज की सोशल मीडिया की रियलिटी है। जो दिखता है वैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि दोस्तों माँ का कोई दिन नहीं होता, माँ से ही हर दिन होता है। तो बहुत अच्छा लगा हमें सियाज से राउंड करके, मजा आ गया एकदम। पर अभी दोस्तों मेरा मन नहीं भरा, मेरा और शायरी सुनने का मन कर रहा है सियाज से। मतलब इनकी बातें यार मतलब सुनते जाओ, मजा अलग ही आ रहा है सुनने में। एक छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रही है, मतलब अनबिलीवेबल। और एक और राउंड खेलेंगे सियाज। एक मैं आपको एक टॉपिक और देना चाहूंगा। अभी सोशल मीडिया के ऊपर मासूम शर्मा का आपने नाम सुना होगा, जो हमारे हरियाणा के सिंगर है, काफी कंट्रोवर्सी आई हुई है। उनका यूट्यूब से उनके गाने डिलीट कर दिए हैं। उनके अंदर बोला गया है कि जो मासूम शर्मा है वो मतलब वायलेंस को, बदमाशी को प्रमोट कर रहे हैं। उनके जो गाने हैं उनसे लोग बदमाशी के बारे में सीखते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे, मतलब जो मासूम शर्मा वाली कंट्रोवर्सी चल रही है? कोई शायराना अंदाज में बढ़िया सा लाइन बोल दो इसके ऊपर। रे चाल मान लिया बदमाशी के गाना ते समाज में एक गलत मैसेज जावा है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे और गंद फैल रहा उसने कौन अच्छा बतावा है। और जो सफाई करनी है ना तो बात डसर करो मेरे भाई, अकेला एक मासूम शर्मा है थोड़ी ना बदमाशी के गाने गावे है। जबरदस्त जबरदस्त, मतलब शायराना अंदाज में इतनी गहरी बात बोल दी। मतलब आपको इसमें सारे आंसर मिल गए होंगे कि जो इन्होंने मैसेज दिया है सियाज ने, मतलब सफाई करनी है तो सबकी एक साथ की जाए, किसी एक की सफाई मत करो। तो अमेजिंग, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है इसका। इतनी सी मतलब इतनी एक मतलब मैच्योरिटी के साथ इन्होंने इसका आंसर दिया है, मजा आ गया सुन के। एक ना सियाज, मैंने आपके पापा से एक बात सुनी है कि आपके घर पे एक पूरा रूम ऐसा है जहाँ पर मेडल्स भरे पड़े हैं, ट्रॉफीज भरी पड़ी हैं आपकी। तो आपको वो मेडल ट्रॉफीज कहाँ से मिले? मुझे वो मेडल्स ट्रॉफीज़ बहुत सारे प्रोग्रामों में भी मिले, गेम्स में भी मिले, स्पोर्ट्स में। मैंने अक्सर सुना है कि जो भी जैसे हमारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ब्लड डोनेशन कैंप है या फिर और भी कोई इनोग्रेशन होते हैं, दुकानों के जो इनोग्रेशन होते हैं, कोई नया शोरूम बना है, तो मतलब आपको काफ़ी लोग इनवाइट करते हैं। तो जब भी आप वहाँ जाते हो, मेरे हिसाब से वहाँ पर आपको हमेशा सम्मानित किया जाता है, तो वहाँ पर भी आपको ट्रॉफीज़ मिलती हैं। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट रनिंग है। रनिंग है, Athletics, रेस, एथलेटिक्स में आप मतलब इसको एज ए फ्यूचर देखना चाहते हो अपना इसके अंदर। तो आपको यहाँ पे कुछ मेडल्स मिले रनिंग के अंदर? हाँ, डिस्ट्रिक्ट में मेरा गोल्ड आया है और स्टेट में 2 मेडल्स आए हैं, 100 मीटर में गोल्ड और 200 में सिल्वर। वाह कमाल है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब आप किसको एडमायर करते हो, कौन आपके इंस्पिरेशन है, बताइए। मेरे फेवरेट स्पोर्ट पर्सन हैं हरियाणा से शीलू भलारा। कौन सा स्पोर्ट्स है उनका? सर्कल कबड्डी। सर्कल कबड्डी। हमारा पूरा परिवार देखता है तो साथ में। तो आपको कबड्डी में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। तो मतलब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँ कि फ्यूचर के अंदर, मैंने वैसे भी आपका, मेरे हिसाब से अभी 5th क्लास का आपका रिजल्ट आया था कल, शायद मेरे हिसाब से अभी 2-3 दिन पहले आपके पापा ने मुझे बताया था कि आपके 92% मार्क्स आए हैं उसके अंदर। तो आपकी स्टडी में भी आप काफ़ी अच्छे हो एंड स्पोर्ट्स के अंदर भी आपको इतने मेडल्स मिले हुए हैं। तो फ्यूचर के अंदर आने वाले समय में आप स्टडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे या फिर स्पोर्ट्स को? मतलब आप किसको एज ए कैरियर आप परस्यू करना चाहोगे, कौन सी फील्ड में आप जाना चाहोगे? ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, बट अगर फ्यूचर में मुझे इन दोनों में से कोई चूज़ करना पड़ जाए तो मैं स्टडी ही चूज़ करूँगी। क्योंकि गेम में अगर मैं मेडल ले भी आई तो मेरा ही नाम रोशन होगा, मेरा ही नाम होगा, एक बार देश का नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन स्टडी एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं गरीब बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, उनको आगे लेके जा सकती हूँ और अपना जो इन्वायरमेंट है उसमें थोड़ा चेंज ला सकती हूँ। सोच देख रहे हो आप लोग, मतलब 10 साल की बच्ची मतलब कितनी गहरी गहरी बात बोल रही है। मैं मतलब
स्टंट दूं शौक दूं कि मतलब इतनी गहरी बातें कैसे कर पा रही है, मतलब इनका विजन देखिए स्टडी और स्पोर्ट्स का, इन्होंने क्या बेहतरीन आंसर दिया है। तो एक और चीज, मतलब आप स्टडी के अंदर आप क्या बनना चाहते हो, जैसे मतलब फ्यूचर में जाके ऐसे होता है ना बच्चों का सपना डॉक्टर इंजीनियर आईएएस ऑफिसर, मतलब क्या आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो आप? तो बेशक आप जरूर बनोगे, हमारी बेस्ट विशेज है आपके लिए। कैसे? एक सियाज मेरे मन में और आप सबके मन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सियाज का सोशल मीडिया पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे 3.5 लाख इनके फॉलोअर्स हैं, इतने सारे इवेंट्स में आप जाते हो, प्रोग्राम्स में आप जाते हो, बड़े बड़े ब्रांड्स की आपने प्रमोशन भी की है, तो सोशल मीडिया से आप कितनी आप अर्निंग कर लेते हो और उस पैसे का आप करते क्या हो? एक्चुअली मुझे तो नहीं पता कि मैं सोशल मीडिया से कितना पैसा कमा लेती हूँ, क्योंकि मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट चलाती नहीं, मैं फ़ोन नहीं चलाती, मेरे पापा ही मैनेज करते हैं, मेरे पापा मम्मी मेरा सोशल मीडिया अकाउंट। तो मतलब एक और चीज मेरे मन में आ रही है, कभी ऐसा हुआ जैसे आपको पता है कि आपको जैसे प्रमोशंस आते हैं, आप कोई शूट कर रहे हो तो आपको पता है कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, बना रही हूँ वीडियो उसकी, मतलब कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा, तो क्या आप कभी अपने मम्मी पापा से जिद करते हो कि मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए, मुझे ये वाली चीज़ ला के दो, मुझे ये वीडियो गेम चाहिए, मुझे तो वहाँ घूमने जाना है, वो चीज़ ला के दो, कभी आप मतलब जिद करते हो ऐसे अपने मम्मी पापा से? नहीं, मैंने कभी जिद नहीं की, क्योंकि मेरी जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मुझे खुद मिल जाती हैं, इसलिए मुझे कभी जिद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और सवाल कि जो सियाज है, सियाज की तरह अगर कोई बनना चाहता है, तो आजकल क्या है कि हर बच्चा मोबाइल यूज करता है दिन भर। आजकल मतलब आप देखोगे 2-2 साल के बच्चे जो पैदा अभी मतलब हुए हैं और वो पूरा दिन फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब 2-2 साल के बच्चे यूट्यूब चला रहे हैं, पता नहीं कुछ कुछ सर्च कर रहे हैं, फोन का पासवर्ड उनको पता है, हर चीज, मतलब जैसे कि एक्सपर्ट हो गए हो। तो क्या आप फोन चलाते हो, कितना फोन चलाते हो दिन में, आपकी जो दिनचर्या है आपकी उसके अंदर मतलब आप कितना टाइम फोन चलाते हो, गेम्स खेलते हो या नहीं खेलते, बताइए उसके बारे में। मैंने बताया था कि मैं फ़ोन नहीं चलाती। फोन चलाती ही नहीं हो आप? गेम वगैरह कोई खेलते हो? नहीं मैं पसंद फ़ोन गेम चलाती हूँ। आपको? तो ये भी मतलब एक नई चीज पता लगी हमें कि मतलब सियाज बिल्कुल भी फोन यूज नहीं करती है, बल्कि होता है कि यार आजकल 2-3 साल के बच्चे जब यूज करते हैं, आपके आसपास आप देखते होंगे मेरे हिसाब से, आपके पड़ोस में बच्चे फोन यूज करते होंगे, हाँ, व्हाट्सएप भी चलाते हैं, फेसबुक भी, इंस्टा भी, सब यूज कर रहे हैं आजकल। तो आपको ऐसा नहीं होता कि मैं भी चलाऊं, मैं भी यूज करूं फोन? तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छी सोच है इनकी, एक अच्छा विजन बना हुआ है, फोकस्ड है पूरा ये अपने स्पोर्ट्स के अंदर, अपनी स्टडी के अंदर। तो एक मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ है कि इस एज के अंदर ये चीज़ समझ गई है। तो अगर आप भी मतलब जो भी जिन भी मतलब लोगों के पेरेंट्स के बच्चे हैं, मैं आपको यही सलाह दूंगा, मतलब आप उनको फ़ोन की आदत ना लगाओ, उनका जो टाइम है आप सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि सियासत से बहुत कुछ सीखने का मिलेगा आपको। आपके जो भी बच्चे हैं उनको भी आप ये पॉडकास्ट दिखाना कि देखिए एक बार कि कैसे ये छोटी सी बच्ची इतना कुछ मतलब आपको सोशल मीडिया पे सिखा रही है, अच्छी अच्छी लाइनें बोल रही हैं, जो इनकी हैबिट्स हैं वो भी बहुत कुछ हमें सिखाती हैं। एक सियाज आपके लिए स्पेशल सवाल, मतलब आपके सोशल मीडिया पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, 3.5 लाख फॉलोअर्स, वो भी 10 साल की उम्र में, काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। तो क्या कभी ऐसा हुआ है मतलब कि आपके अंदर घमंड आया हो? जैसे आपको सभी जानते हैं, आपके स्कूल में भी जानते होंगे, आपके घर में भी, आसपास भी जानते हैं ना सभी आपको, तो मतलब कभी क्या ऐसा घमंड आया हो, भाई मेरे तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मैं ये काम घर पे क्यों करूं, या फिर मैं किसी से बात क्यों करूं? एक होता है ना, काफ़ी लोगों में घमंड आ जाता है, तो क्या कभी आपके अंदर ऐसी फीलिंग आई है? नहीं, मैं घमंड नहीं करती, मैं सबके साथ फ्रेंडली रहती हूँ। एंड कभी जैसे मान लो घर में आपने ऐसा कहा हो कि भाई नहीं मैं ये काम नहीं करूंगी, ये काम, नहीं। मतलब आप सारे मतलब नॉर्मल हो? वैसे मैं ये सवाल आप सिर्फ मैं आपको वैसे ही दिखा रहा था, मुझे पता है सियाज एकदम डाउन टू अर्थ है, जैसे हमारे सामने बैठी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल, वैसे ही सियाज सभी के साथ बिहेव करती है। आजकल कुछ लोग हैं ना जिनके 5-10 हज़ार फॉलोअर्स हुए नहीं और मतलब घमंड उनका 7वें आसमान पर हो जाता है। बल्कि इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ हम्बल रहना चाहिए, पर लेकिन सियाज आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है कि इतने सारे फॉलोअर्स होने के बाद भी मतलब है तो आखिरकार ये बच्ची, बच्चों का दिमाग होता है ऐसा कि भाई मतलब हो जाता है कई बार मन में कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं, घमंड भी आ जाता है, पर लेकिन बिल्कुल ये मतलब डाउन टू अर्थ है, हम्बल है। तो ये काफ़ी इनसे एक सीखने की चीज़ है जो हमारे आज के बच्चे हैं। और एक और चीज़ सियाज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी, आप कैसे मतलब आपका दिन शुरू होता है, किस टाइम आप उठते हो, उसके बाद आप क्या खाते हो, स्कूल कब जाते हो, घर कब आते हो, और आपको वीडियोज़ भी बनानी होती हैं, तो कैसे आप ये सब कुछ मैनेज करते हो? हमारी जो ऑडियंस है वो जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड होगी कि कैसे एक 10 साल की बच्ची इतना सब कुछ मैनेज कर रही है। पहले तो मैं 5 बजे उठकर 6 बजे, सुबह 5 बजे आप उठ जाते हो? हाँ, कमाल है। उसके बाद फिर आप क्या करते हो? 5 बजे उठकर 6 बजे तक वर्कआउट करती हूँ। वर्कआउट आप कहाँ पर करते हो, घर पे या कहीं घर बाहर पे जाते हो? जिम है। घर पे जिम है आपके? और फिर
मैं बनाना शेक, नारियल पानी वगैरह अपनी डाइट लेकर ऊपर 2-3 वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा, डेली सुबह आप वीडियोस बनाते हो? सुबह आपने पहले 5 से 6 वर्कआउट किया, फिर आप वीडियोस बनाते हो, उसके बाद फिर? उसके बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ और स्कूल से आने के बाद मैं कपड़े वगैरह चेंज करके सीधा ग्राउंड जाती हूँ। क्या वैसे ऐसे हुआ है कभी, मतलब जैसे सभी बच्चे बहाने बनाते हैं कि भाई आज मेरे पेट में दर्द हो गया, आज मेरे सिर में दर्द हो गया, कि आपने स्कूल की छुट्टी ली हो? नहीं, आप मतलब जाते हो स्कूल डेली? अच्छा, स्कूल से आने के बाद आप क्या करते हो? कपड़े चेंज करके सीधा ग्राउंड से सीधा ट्यूशन से आने के बाद डाइट लेकर रोटी वगैरह खाकर और फिर सो जाते हैं। तो वीडियोस आप शाम को बनाते हो? कभी कभी कभार शाम को बना कभी लेते हो। और स्टेडियम में आप क्या प्रैक्टिस करते हो, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? रनिंग। रनिंग करते हो, मतलब आप सुबह 1 घंटा वर्कआउट करते हो, शाम को फिर से आप स्टेडियम जाते हो स्कूल से आने के बाद, और मेरे हिसाब से शायद उसके बाद आप ट्यूशन्स भी जाते हो, 1-2 घंटा आप ट्यूशन्स पे लगाते हो जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता। तो इतना सब कुछ आप इतनी कम एज में कर रहे हो, तो मैनेज हो जाता है सब कुछ? मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा प्रेशर आ रहा है दिमाग पे कि भाई इतनी सारी चीज़ें एक साथ करनी है, वीडियोज़ भी, वर्कआउट भी, कर लेते हो सब कुछ आप? और आपका जो ये रूटीन है, आप मतलब कब से ये प्रैक्टिस कर रहे हो रेस की? कितने साल हो गए आपको रेस की प्रैक्टिस करते हुए? 3-4 साल से आप रेस की प्रैक्टिस कर रहे हो। एक और चीज़ सियाज, मान लो कल को आप मतलब आप बहुत आगे पहुंच जाते हो लाइफ में, अच्छे आपके पास ब्रांड प्रमोशन आ रहे हैं, अच्छे आपको स्पोर्ट्स से आप मान लो आपको जो एक फेम है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपके पास पैसा खूब आ गया, बहुत पैसा आपके पास, मतलब अंधा पैसा हो गया है, मतलब उस पैसे का आप क्या करोगे? मतलब आप उसको अपने ऐशो आराम में, मतलब बढ़िया घर भोर बना के, महंगी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी अपने एंजॉय करोगे लाइफ में, मतलब उस पैसे के साथ आप क्या करना चाहोगे? मैं आपसे मतलब एक सवाल है, मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, क्या करोगे आप उससे सबसे पहले? देखो, अगर पैसा आ जाए तो कई गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, बट उनका टैलेंट गांव की गलियों में ही दम तोड़ देता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सपोर्ट करूँ। देख रहे हो आप लोग, एक 10 साल की बच्ची की ऐसी सोच है। जहाँ हमसे कोई पूछ लेना, मतलब आजकल के जो बच्चे हैं भी, क्या करोगे इतने पैसों का? भाई वो बड़ी सी लग्जरी गाड़ी लूंगा, वहाँ घर बनाएंगे, फॉरेन जाएंगे, ऐसा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बट इतना कुछ सोच रहे हो आप तो। और कुछ आपका विजन है इसके बाद? जैसे मान लीजिए आप गरीब बच्चों के लिए आप और कुछ, मेरे हिसाब से आपके पापा मुझे बता रहे थे कि आप मतलब खुद का कोई एक अनाथ आश्रम खोलना चाहते हो आप, आपका एक विज़न है कि मैं अनाथ आश्रम खोलूं जहाँ पे जो वृद्ध हैं वो भी रहें और बच्चे हैं साथ में, आप उनको भी पढ़ाएंगे, हाँ, ताकि जो अनाथ हैं उनको माँ बाप मिल जाएं, जो वृद्ध हैं, मतलब वो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी उनकी वहाँ फैमिली पे। कंप्लीट। तो क्या आप इससे पहले किसी अनाथ आश्रम में गए हो, मतलब आपको बुलाया है वहाँ पे कभी? हाँ, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम दोनों में गई हूँ। तो आपको मतलब वहाँ जाके मतलब कैसा मतलब फील होता है कि जो माँ बाप, मतलब जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं वहाँ पे, जो बेचारे बेघर हो जाते हैं माँ बाप, तो बहुत गंदा लगता है। और एक और चीज़ आज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आप ये नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, जो आपकी ये मुहिम है, जो आप नशा मुक्त ब्रांड एम्बेसडर हो हरियाणा के, जो आप ये एक लड़ाई लड़ रहे हो नशे के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि सिर्फ आपके लड़ाई लड़ने से या फिर जो आप ये मुहिम चला रहे हो, आप इतनी अवेयरनेस फैला रहे हो, क्या उससे नशा कम होगा? क्या उससे कुछ भारत में फ़र्क पड़ेगा? जो आपने ये इतना बड़ा बीड़ा उठाया है कि मुझे भारत से नशा मुक्त करना है, क्या इससे कुछ फ़र्क आएगा? आपके इस पर क्या विचार हैं? देखो, मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ। सपोज करो कि नशा ख़त्म नहीं हुआ तो कम तो होगा, अगर कम नहीं होगा तो इससे आगे तो नहीं बढ़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर मुझसे इंस्पायर होकर, मुझको देखकर अगर एक भी बच्चा नशा छोड़ता है तो मैं वो समझूंगी कि मेरा वो काम सफल हो गया जिसके लिए मैं अब यहाँ काम कर रही हूँ। और ऐसी बात भी नहीं है, मेरी वीडियोस पे बहुत से कमेंट आते हैं कि मैंने नशा छोड़ दिया। मैंने ये चीज़ देखी है कि हाँ, बहुत से लोग आपसे इन्फ्लुएंस हुए हैं। हाँ। कि मतलब एक जब छोटी सी बेटी एक ये चीज़ बोल रही है, जो मान लीजिए कोई किसी का पिता है, वो जो दिन रात नशा कर रहा है, उसका भी दिल पसीज जाता है, दिल को छू जाती है। जो एक बात जो अपने सोशल मीडिया पे बोलते हैं, इतनी सुंदर लाइनें होती हैं इनकी, जो मतलब इतनी मीनिंगफुल होती है, जो किसी का भी विज़न चेंज कर सकती है। और हमारे समाज को दोस्तों बहुत सी ऐसी और सी आज चाहिए जो मतलब इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जो भारत को नशा मुक्त करें। एटलीस्ट कम नहीं होगा तो कम से कम अगर मान लो एक बंदा भी छोड़ रहा है इनकी वीडियो देख के नशा करना, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हम सबके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है।
और कल को मान लो ऐसे और भी सियाज पैदा होती हैं जो मतलब इस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं, लोगों को सही डायरेक्शन में लेके जाती हैं, तो हमारे लिए खुद से एक ही अचीवमेंट है कि हमारे समाज में आजकल जो यूथ मतलब नशे की तरफ जा रहा है, फ़ोन में लगा रहता है, दिन भर कोई काम नहीं करता है, वो यूथ मतलब दूसरों के बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। अब आप इनका सोशल मीडिया जाके देखोगे, सब कुछ आपको बढ़िया मिलेगा, बढ़िया ये अच्छे वहाँ से अर्न कर रही है, पर इनको पता भी नहीं कि कितना वहाँ से अर्न कर रही है। सब कुछ इनके मम्मी पापा मैनेज करते हैं। इस एज के अंदर भी मतलब ये इतना जो इन्होंने एक बड़ा बीड़ा उठाया है, डेली ये वीडियोस बनाती हैं समाज के लिए, विमेंस के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, मेंस के लिए भी ये वीडियोस बनाती हैं। तो आप इनका सोशल मीडिया जरूर चेक करना एक बार। और एक ना सियाज, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे होली पर एक वीडियो देखी थी, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया था। इस 10 साल की लड़की ने ऐसी बात बोल दी थी जिसकी हमारी समाज को जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वो लाइन सुनो। मैं एक बार सियाज से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो आपने होली पे वीडियो बनाई थी, वो लाइन हमारी जनता को एक बार आप सुना के दिखा दीजिए। किसी को रंग लगाने के लिए छूना, पर किसी को छूने के लिए रंग मत लगाना। क्या बात बोली है, मतलब कितना डीप मैसेज है, एक 10 साल की बच्ची से हमें मिल रहा है, मतलब अमेजिंग, हेड्स ऑफ। एक सियाज, आप इतने सारे इवेंट्स में जाते हो, बड़े बड़े आप मतलब बहुत सारे इवेंट्स में गए हो, नया कोई मान लीजिए दुकान का इनोग्रेशन हो रहा है, कोई नई शॉप खुली है, मान लीजिए आपको आश्रम के अंदर भी बुलाया जाता है, बड़े बड़े हमने आपके इवेंट्स देखे हैं। तो कभी ऐसी आपको हेजिटेशन हुई हो, स्टेज के ऊपर आप खड़े हो, 500 लोग सामने आपके, 1000 लोग आपके सामने हैं, कभी आपको डर लगा हो बोलने से, ऐसा कुछ? नहीं, आदत होगी। वैसे आप कितने इवेंट्स में अब तक जा चुके हैं, कितने आपने अब तक स्पीचेस दी हैं स्टेज पे जाके? शायद 200-300। 200-300 आप दे चुके हैं अब तक। कोई आपको प्राइज मिलता है वहां पे, जैसे आप जाते हो मान लीजिए कोई आपको सम्मानित किया जाता है, अक्सर हम देखते हैं लगभग सभी में आपको सम्मानित किया जाता है। तो सरकार द्वारा आपको आज तक कुछ सम्मान मिला है इस जो आप काम कर रहे हो समाज के लिए, जो आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए कर रहे हो, नशा मुक्त हरियाणा के लिए आप कर रहे हो? गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 11,000 का चेक मिला है। ठीक है। और एक प्रशस्ति पत्र और एक बैग जिसमें कलर, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर वगैरह हैं। तो अपने आप में ये काफ़ी प्राउड मोमेंट रहा है सियाज के लिए। तो हम सियाज, हमारा पॉडकास्ट एंड करने से पहले आपसे चाहेंगे कि आप 2-4 लाइनें और सुना दो हमारी देशभक्ति के लिए या फिर समाज के लिए, कुछ भी जो आप बोलना चाहो, 2-4 लाइनें हम और सुनना चाहेंगे आपसे। जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है, तो रांझा बनने से अच्छा भगत सिंह बनो मेरे भाई। और 2 लाइनें मैं भी सियाज के लिए बोलना चाहूंगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो थैंक यू सो मच सियाज, आप हमारे पॉडकास्ट शो पे आए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सियाज के बारे में जानना चाहते थे कि भाई सियाज का रूटीन क्या है, कैसे वो ये सब मैनेज करती है। तो आज आपको इस पॉडकास्ट में हमने सब कुछ इनके बारे में बताया। तो सियाज, आप क्या बोलना चाहोगे लास्ट में? आपको भी थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए, मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और जो ऑडियंस है, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो अपने पूरे परिवार को दिखाएं, और जो आपको सजेशन मुझे देने हैं वो कमेंट में बताएं, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। और इसके बाद दोस्तों, हम सियाज की मम्मी को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के ऊपर, ताकि और जो पेरेंट्स हैं वो जान सके कि कैसे वो अपने बच्चे की पेरेंटिंग करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज में ऐसे और भी सियाज आएँ जो कि इस तरीके से यूथ को सही डायरेक्शन पे लेके जाएं। एक छोटी सी बच्ची, मतलब 10 साल की उम्र, मतलब क्या ही उम्र है, बच्चों को इस उम्र में ये नहीं पता होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो यूथ को गाइड कर रही है। बड़े बड़े लोग इससे इंस्पायर हुए हैं, उन्होंने नशा छोड़ दिया है वीडियोस देख देख के, क्योंकि बात ही ऐसी करती है जो दिल छू जाता है इंसान का। तो इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे सियाज की मम्मी को। थैंक यू सो मच सियाज। आपका भी थैंक यू। तो अब मैं आप सभी का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा सियाज की मम्मी से, जो कि हमारे पॉडकास्ट सेट पर मौजूद है, डॉक्टर अनीता जी, जो कि मेडिकल कॉलेज अग्रोहा से हैं। एंड मतलब कोविड के टाइम से इन्होंने मतलब वहाँ पे इतना कुछ स्ट्रगल किया है, मतलब 6-6 महीना ये वहाँ पर रही हैं बिना घर जाए, इतना कुछ, इनकी भी जर्नी अलग है, उस पर हम पूरा एक अलग से पॉडकास्ट बना सकते हैं। पर अभी हम जानना चाहेंगे सियाज की मम्मी से कि आपने इनकी पेरेंटिंग कैसे की है। उससे पहले एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी जनता को। सबसे पहले निखिल जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने मुझे मौका दिया और सियाज की जर्नी को आप आगे लेके आए हो, ताकि उसकी एक पहचान बने, लोग उसको और जानें। और मेरा इंट्रोडक्शन ये है, मतलब मेरे को सियाज की मदर के नाम से जाना जा रहा है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है ये। और मेरा नाम डॉक्टर अनीता है और मैं बिलोंग एक गांव से ही करती हूँ, मतलब एक बेसिक ग्रास रूट से उठ के मैं ऊपर आई हूँ। अभी मैं वर्किंग हूँ एक साइंटिस्ट की पोस्ट पे, रिसर्च मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के अंदर। हाँ जी जी।
तो मैम मैं जानना चाहूंगा जो मतलब सियाज की जर्नी है, एक रहता है ना कि मतलब बच्चे की सफलता में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो माँ बाप का होता है। जी आप जैसे बच्चे को गाइड करोगे वो वैसा ही चलेगा। आजकल जो 2-3 साल के बच्चे हैं शुरू से ही उनको फोन दे दिया जाता है, फोन पूरा दिन वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं। पर सियाज मतलब जैसे हमने उनसे बातचीत की, उनका जो पूरा, उनको पता भी नहीं कि फोन होता क्या है, मतलब वो बस ये है कि वीडियो बनाई डाली, बस इतना ही उनका सीमित है। जी तो कैसे मतलब आपने इनकी जो पेरेंटिंग है वो कैसे की है, क्या क्या चैलेंजेस आए? सर पेरेंटिंग में चैलेंजेज हैं। सबसे पहले चैलेंज तो यही होता है कि बच्चे को आप प्रॉपर टाइम दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस केस में कि मेरे इन लॉज की फैमिली बहुत सपोर्टिव है। इवन मेरे अपने पेरेंट्स भी, मैं अपने पेरेंट्स के पास रहती हूँ। तो जब मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ तो सियाज के फादर इसका पूरा ध्यान रखते हैं और मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव हैं, खासकर मेरे ससुर जी, मेरी सासू माता जी। तो वो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर मेरी ड्यूटी का जो टाइम है वो बड़ा अनइवन है, मतलब कभी मॉर्निंग में कभी इवनिंग में। अब जैसे नाइट नहीं होती, कोविड के टाइम तो आपको पता ही है क्या हालात थे देश के। तो उस टाइम मैं 6 महीने करीब करीब लैब के में रही। 6 महीने आप घर पे जा ही नहीं पाए? 6 महीने घर पे जा ही नहीं पाई। उस टाइम मेरा बेटा 1 साल का था और बेटा था वो भी घर पे ही था? वो भी दूसरे घर पे ही था, सियाज भी घर पे थी। तो इसके फादर और मेरे इन लॉज और मेरे पेरेंट्स, उन्होंने सब मैनेज किया? इनको सब मैनेज किया इन्होंने। और मैं पेरेंट्स से खासकर ये अपील करना चाहूँगी कि पैसा सब कुछ नहीं है। आप पैसे के चक्कर में, अगर हम आज का सिनेरियो देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई, डिवाइड हो गई है फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल। और आज सोशल मीडिया का दौर है। आप ये देखो कि जो पेरेंट्स हैं उनके थॉट्स अब कैसे हो गए हैं। बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट वो शायद हमें अब देखने को नहीं मिल रही, कम हो गई। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और मेरे यूथ से भी ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कीजिए। अगर वो घर पे हैं, मेड रखने की बजाय, एक तो मेड आपके बच्चे की टेक केयर करेगी, एक आपके पेरेंट्स टेक केयर करेंगे, दोनों में बहुत फ़र्क है। वो अपने एक्सपीरियंस बच्चे को बताएंगे जो बच्चों में आजकल देखने को नहीं मिलते। बड़े बुजुर्गों के पास बच्चे नहीं बैठते क्योंकि वो सारा दिन सोशल मीडिया पे ही लगे रहते हैं, फ़ोन में। मेड उस बच्चे को नहीं रोकेगी कि बेटा फ़ोन मत देख, वो तो चाहेगी उसको तो ये अपना टाइम आराम पास मिलेगा, करे। टाइम पास बिल्कुल मिलना है। बिल्कुल। लेकिन एक दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ कोई घर पे होगा तो वो कहेगा बेटा फ़ोन रख दे, कुछ पढ़ ले, खेल ले। तो मैं चाहती हूँ कि बड़े बुजुर्गों का खास तौर पे ध्यान रखें। एंड एक ना आजकल तो एक कल्चर सा बन गया, जैसे ही मतलब शादी हुई नहीं 1 साल के अंदर ही मतलब जो होती है ना वाइफ, वो डिमांड करती है कि मुझे तो अलग घर में रहना है। जी मान लीजिए फिर आगे जो बच्चे की परवरिश होती है वो सिंगल फैमिली हो जाती है, माता है पिता है दोनों ऑफिस चले गए, पीछे कोई मेड रख दी। जी एक ये भी आजकल समाज में मुझे मतलब बहुत ही गलत चीज हो रही है, जो मैं सभी की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अलग रहना प्रेफर करती हैं, उनको इन लॉज के साथ नहीं रहना। एंड फिर जो फ्यूचर में उनके बच्चे होते हैं वो भी ऐसा ही मतलब पसंद करते हैं, क्योंकि जैसा आपके आसपास होगा वातावरण आप वैसा ही रिएक्ट करोगे। तो इस पे आप मतलब क्या अपने व्यूज दोगे इस चीज पे? सर, इसको लेके मेरे विचार ये हैं कि थोड़ा सा आजकल पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। बच्चे की परवरिश आप इस तरह से कीजिए कि उसको सारे काम आने चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं गांव के माहौल से हूं। जब मेरी शादी हुई तो उस टाइम मैं पीएचडी कर रही थी। मैं घर का काम करके जाती थी, आके मैं घर का काम करती भी थी यूनिवर्सिटी से आके। और इनके यहाँ भैंस भी रखी हुई, इन्होंने भैंस रखी हुई थी। अगर हमारा दूध पीने का मन करता है तो गोबर तो हमें उठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका फाइनेंशियल सोर्स इतना है, ठीक है, आप कोई मेड रख सकते हो, उसके लिए कोई मजदूर रख सकते हो, भैंस की देखभाल रखने के लिए कोई आदमी रख सकते हो, वो अलग मैटर है। लेकिन आप ठीक है अगर अपने आप से करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब अगर दूध पीना है तो काम भी करना पड़ेगा। मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कभी भी ये डिमांड ना रखें कि हमारी छोरी तो कुछ नहीं करेगी, खेत में नहीं जाएगी या घर का नहीं करेगी, ये तो ऐसे नहीं करती वैसे नहीं करती। मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपने बच्चों की परवरिश इस तरीके से कीजिए, उसको हर काम सिखाइए। क्या पता ज़िंदगी में कैसा टाइम आए, बहुत अच्छा भी आएगा, बहुत बुरा भी आ सकता है, लेकिन आपके बच्चे को काम करने में शर्म नहीं होनी चाहिए, और ख़ासकर घर का काम करने में तो शर्म नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि जो बच्चे को एक वातावरण मिलता है ना, जो उसके दादा दादी उसे सीख दे जाते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरी जो फैमिली थी वो ज्वाइंट फैमिली थी स्टार्टिंग से, जी। तो जो दादा दादी हमें चीजें सिखाते हैं, क्योंकि माँ बाप हमारे पास पूरा टाइम नहीं रह पाते, नहीं रह पाते। तो वो परवरिश करते हैं, वो बच्चे के फ्यूचर के लिए मतलब एक अलग ही उसको लेवल पर लेके जाती है। जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि रिश्ते अनमोल होते हैं। रिश्ते अनमोल होते हैं। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। कहते हैं ना, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं है। पैसा रिश्ता नहीं है। आप रिश्ते को बनाए रखें, और कहते हैं ना गिव एंड टेक वाली चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। और फैमिली में गिव एंड टेक ना लेके वो आप उसको रिस्पेक्ट के तरीके से देखिए, रिस्पेक्ट कीजिए। कहीं पे अगर कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, कई बार हमें तो कर कंप्रोमाइज लीजिए। करना पड़ता है गाड़ी चलाने के लिए। हाँ जी, बैलेंस बनाना कर पड़ता है। लीजिए। अब हम हस्बैंड वाइफ हैं, अब मैं ड्यूटी करती हूँ, तो पीछे से सियाज के फादर हैं, वो लेके जाते हैं ग्राउंड पे सियाज को, वो सब मैनेज करते हैं। इन केस सियाज के फादर भी नहीं होते तो मेरे ससुर जी लेके जाते हैं उसको ग्राउंड पे। मेरे ससुर जी नहीं होते तो मेरे जेठ जी कौन लेके जाते हैं। अगर मेरे मान जेठ जी लीजिए यहाँ पर ही आता है कि ज्वाइंट फैमिली होती ही नहीं, आप अलग तो ये कहीं रह रहे benefit होते हैं, देखिए। ये बेनिफिट है इसका। और अगर लेडी की नीड होती है, बच्चे को लेडी भी चाहिए, गुड़िया है, चाहे बेटा भी हो आपके पास, तो भी एक फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरी सास काम करती है उसके लिए, मेरी अपनी माँ काम करती है, मेरी जिठानी काम करती है उसके लिए। तो रिश्ते बनाने से ही बनते हैं। उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कहीं पे आपको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़े, तो वो सीखिए। ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के। मैम एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि लोग मुझे सियाज की मम्मी के नाम से जानते हैं। जी। तो जैसे आप अपने वहाँ पे जाते हो ऑफिस में, आप मेडिकल कॉलेज जाते हो, तो वहाँ पर लोग मेरे हिसाब से अक्सर आपसे पूछते होंगे, ये आपकी बेटी है, हमने आपकी इसकी वीडियो देखी। हाँ जी। तो क्या आप में मतलब कभी ऐसा कुछ घमंड आया हो कि भाई मेरी बेटी तो इतनी फेमस है, आपकी बेटी तो मतलब कुछ ऐसा? कई बार कुछ पेरेंट्स के मन में आ जाता है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, पर कईयों को होता है कि जो ओवर ऑब्सेशन हो जाता है कि हमारा बच्चा तो इतना कर गया, आपका बच्चा तो कुछ कर रहा है, वो जानबूझ के ऐसा पूछते हैं दूसरे पेरेंट्स से। एक वो आ जाती है ना फिर लो लेवल फीलिंग कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर रहा। जैसे एग्जाम्स के टाइम होता है, कई बार बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते सभी, पर वो जानबूझ के पूछते हैं कि भाई आपके बेटे के इतने नहीं आए, हमारा तो ऐसा है, आपका तो ऐसे ही घूमता रहता है। तो कभी आपने किसी को ऐसा कुछ कहा हो? नहीं, मैंने ऐसा किसी को कुछ नहीं कहा। देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड होता है बच्चा, सियाज वो है, टचवुड, बहुत गॉड गिफ्टेड है। दूसरा, बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचो कि हर कोई सियाज बन जाए, या हर कोई विनेश बन जाए, या हर कोई सिल्लू बुलारा बन जाए, तो वो ऐसे शायद नहीं बने होंगे। उसके परिवार ने बहुत सेक्रीफाइस किया होगा, बुरा टाइम भी देखा होगा। आपको सिर्फ सक्सेस नज़र आती है, उसके पीछे का स्ट्रगल कोई भी नहीं देखता, कोई भी नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता। और मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। मैं बहुत कम जाती हूँ सियाज के प्रोग्राम्स में। इसके फादर ही करते हैं जो कुछ करते हैं, चाहे उसका सोशल मीडिया हैंडल हो, चाहे इसकी प्रैक्टिस करवानी हो ग्राउंड पे, चाहे इसको किसी प्रोग्राम में लेके जाना हो, सब इसके फादर करते हैं। तो मैं बहुत कम जाती हूँ। मैं स्टेटस लगाती हूँ मेरी गुड़िया के, मैं कभी नहीं लिखती कि मेरी गुड़िया। जो आसपास रिलेशन में है वो जानते हैं कि मेरी बेटी है, लेकिन कई मुझसे पूछते भी हैं, आप किसके स्टेटस लगाते हो, वो कौन है गुड़िया? तब मैं बता देती हूँ कि मेरी बिटिया। अच्छा, बहुत अच्छा कर रही है जी, हम कैसे अपने बच्चों को इस तरह से ग्रो करें। तो मैं उनको यही कहती हूँ, भाई बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, जैसे सिर्फ जो मैं करती हूँ। सवाल मेरे मन में आ रहा है, सियाज जैसे मेरे हिसाब से सोशल मीडिया से अच्छा खासा कमा रही है जी, अर्न कर रही है, जी। तो कभी उसने आपसे जिद की हो कि भाई मुझे तो ये चीज़ ला के दो, मुझे तो ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, भाई ऐसा उसके मन में आ जाता है ना बच्चों के, भाई मैं भी कमा रही हूँ, अब उसके मन में फीलिंग आती होगी भाई मैं तो यहाँ से पैसा मुझे आया इतना, तो मैं अब मेरे तो डिमांड है कि मुझे तो ये नया फ़ोन दिलाओ या फिर मुझे नई चीज़ ला के दो, क्योंकि आजकल के बच्चे जिद भी काफ़ी करते हैं। तो ऐसा क्या मतलब सियाज का कैसा बिहेवियर है इस चीज़ में? इस चीज़ में मैं कहूँगी कि सियाज कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके। उसने कभी जिद नहीं करी कि मुझे ये दिला दो वो दिला दो। वो सिर्फ अगर जिद करती है, जैसे बच्चों वाली थोड़ी सी हैबिट होती है कि मुझे नया ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, पेंसिल इरेजर, जैसे भी बच्चों में थोड़ा शौक होता है, आजकल नई नई शेप के आते हैं, तो उनको लगता है कि ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। अदरवाइज वो किसी बड़ी चीज़ को लेके कभी डिमांड नहीं करती। उसको अगर कोई 10 रुपये भी दे के जाएगा तो घर पे अगर उसके पापा होंगे तो उनको दे देगी, मैं होंगी तो मुझे दे देगी, मेरे इन लॉज होंगे तो उनको दे देगी। इसके अंदर पैसे को लेके लालच नहीं है कि कोई डिमांडिंग हो, या कभी ये तो है ही नहीं कि मैं अर्न करती हूँ।
वो अंडरस्टैंड करते हैं कि पापा तेरे लिए कितना कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कि मम्मा ही अर्न कर रही है और पापा का फोकस तुम पे है। तो इस चीज़ को लेके उसके अंदर कभी मेरे हिसाब से एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उसकी जो संतान है वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। जी और सियाज इतनी कम उम्र में ही, सिर्फ 10 साल की, अभी उसने 5th के एग्जाम दिए हैं, वो अपने पैरों पर मतलब अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। जहाँ आजकल के बच्चे इस उम्र में उनको पता ही नहीं होता ये सब क्या होता है, वहाँ वो अच्छा एक्सेल कर रही है उस फील्ड के अंदर। तो जो भी वो सोशल मीडिया से उसकी अर्निंग होती है, आप उसका क्या करते हो, मतलब कैसे आप उसका यूज करते हो? सोशल मीडिया से जो इसकी अर्निंग होती है, कुछ पोर्शन हम इसका गौशाला में दे देते हैं, कुछ पोर्शन जैसे अनाथ आश्रम में चले गए, कभी वृद्धाश्रम में चले गए तो वहाँ लग जाता है, और कुछ इसकी खुद की डाइट पे, प्रैक्टिस पे, उन चीज़ों पे हम लगा देते हैं, कुछ इसका सेविंग हम कर देते हैं। तो एक सर्टेन पोर्शन है अमाउंट जो इसको मिलता है, वो हम सेवा में लगाते हैं, गौ सेवा में, वृद्धाश्रम में या अनाथ आश्रम में जरूर भी। इसका बर्थडे भी हम गरीब बच्चों के साथ ही मनाते हैं, कोशिश रहता है कि उनको दिया जाए, क्योंकि सर आपको पता है, आपको खिलाऊं या मैं खाऊं या मैं अपने रिलेशन में किसी को पार्टी दूं, वो ऑलरेडी उन चीज़ों से भरपूर हैं, रिसोर्सफुल हैं उनके पास। तो आप उनको दो जिनको नीड है, या उन्होंने कभी वो चीज़ टेस्ट ही नहीं की। अब झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं या अनाथ आश्रम वाले बच्चे हैं, उन्होंने कभी पिज़्ज़ा ना खाया हो, उनको खिलाओ। हम तो ऑफिस में भी पार्टी कर लेते हैं, किसी रिश्तेदार के घर गए, घूमने गए, वहाँ पे भी खा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से कहते हैं ना, जो जिसका पेट भरा हुआ है उसको खिलाने से अच्छा है जिसका पेट खाली है उसको खिलाया जाए। मैम बहुत अच्छा लगा आपके ये विचार सुन के, जो आप मतलब मैनेज करते हो इनकी जो सोशल मीडिया की इनकम है। वरना बहुत ही कम लोग हैं जो आज के टाइम में ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। मतलब हमारी जो भी कमाई है उसका अगर हम 5% 10% इन कामों में अगर हर कोई इंसान लगाने लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में जो ये गरीबी है इतनी होगी। बिल्कुल धीरे धीरे वो सारी चीज़ें इम्प्रूव होगी, बस सबको अपनी सोच बदलने का, बस सब कुछ सोच का ही है सर। आप अपनी सोच ब्रॉड रखिए। कहते हैं अगर आप एक कदम चलते हो तो भगवान आपके लिए 10 कदम आगे खोल के रखता है। एक मैम आप डॉक्टर हो, डॉक्टर्स को हम भगवान का रूप मानते हैं। हर इंसान के लिए डॉक्टर के पास जब भी कोई जाता है तो वो सोचता है कि वो भगवान है, वही हमारी अब तकलीफ दूर कर सकता है। तो आजकल जो हमारी ये डॉक्टर प्रोफेशन है, इसमें एक बहुत ही गलत बिजनेस शुरू हो रखा है। जो भी एक महिला प्रेग्नेंट होती है वो 9 महीने बाद अपनी डिलीवरी करवाने जाती है, तो जहां वो चीज नॉर्मल डिलीवरी से हो सकती है, वो लोग उसको सिजेरियन पे लेके जाते हैं कि भाई आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऐसी मतलब हीट ऑफ द मोमेंट का वो फायदा उठा के बोलते हैं पेशेंट को कि भाई अब तो रिस्क है बच्चे को या माँ को, आपको ये कराओगे तो आपका हो जाएगा। जहां 30 40 50 हजार में काम चल सकता है, वहां वो 1.5 लाख का बिल बना देते हैं। तो डॉक्टर्स भगवान का रूप है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब एज ए डॉक्टर जो हमारे समाज में इस तरह के कुछ डॉक्टर हैं, सभी नहीं है मैं मानता हूँ, कुछ 5-10% है ऐसे जिन्होंने इसको बिजनेस बना रखा है, तो इस पर आप क्या व्यूज देना चाहोगे अपने? इसको लेके मैं ये कहना चाहूँगी, कहते हैं कि बैलेंस अगर बना है दुनिया में तो अच्छाई और बुराई, अच्छाई कहीं ना कहीं ज़्यादा है बुराई से, तभी ये बैलेंस बना हुआ है। सब नहीं है, कुछ एक करते हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप डॉक्टर जब बन गए हैं, आज मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा दुनिया बीमार है, किसी न किसी तरह की बीमारियाँ उनको हैं। प्रेगनेंसी के अलावा भी अगर हम बात करें तो आप किसी क्लिनिक पे चले जाओ, आपको लाइनें लगी हुई मिलेंगी। मुझे नहीं लगता कि आप अगर डॉक्टर प्रोफेशन में हो तो आपको पैसे की कमी होगी। आपके पास 100-200 मरीज, अगर आप 200 रुपये OPD के भी लेते हो, पर्ची काटने के भी लेते हो, तो भी आपका एक दिन का अच्छा खासा मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी कि आप ऐसा ना करें। और ख़ासकर डॉक्टर्स के फार्मेसी के साथ भी लिंक होते हैं, जो दवाइयाँ बेचते हैं, MR जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेडिसिन वगैरह बेचते हैं, तो उनके साथ भी बहुत बड़ा कंपटीशन होता है इनका। और दूसरा, अलग अलग लैब्स में डॉक्टर्स के MD के MBBS के साइन चलते हैं, तो वहाँ पे भी कमीशन होता है। तो फाइनेंस को लेके तो मुझे नहीं लगता कि भाई सिर्फ पैसे को लेके वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि बस उनको अपना दोबारा से रीथिंक करना होगा कि आप वाकई में ही भगवान हो, कोई आपके पास उम्मीद लेके आया है, तो आप इस तरह से ना करें। मैंने एक केस पढ़ा था अभी पीछे, काफ़ी सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया पे। कोई पेशेंट था, आई थिंक मुझे याद नहीं है किस सिटी का था, यूपी का कोई केस था जी। वो हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल में उसको ICU में ले जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये तो कोमा में चला गया, जबकि वो बहुत अच्छा मतलब हेल्दी पर्सन था और उससे वहाँ से पेरेंट्स से उससे पैसे लिए जा रहे थे। तो कैसे न कैसे करके अपनी जान छुड़ा के वो पब्लिक के लिए आया और
उसने बोला तो इस मैंने तरह देखा से था वो मतलब इस- खुद मेरे हिसाब से शायद वो उठ गया था बेड से कि ये हाँ मेरा जी। बिना वजह का बिल बना रहे हैं, बिना मैं एकदम वजह का ओके भी हूँ। बना रहे हैं, तो इस तरह का ना करें। मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी सोच को फिर से उसमें लेके आए कि आप भगवान हो, भगवान की तरह रहो। एक मैम जो सियाज की मुहिम है, आप अच्छे से जानते हो, वो हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है नशा मुक्त हरियाणा की। जी। तो आप जैसे मेडिकल कॉलेज में हो, तो आपके वहां पर जैसे अक्सर ऐसे केसेस आते होंगे जो नशे की वजह से जो लोग मतलब पूरे तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, उनकी हेल्थ बर्बाद हो जाती है, ऐसे आपके पास रिपोर्ट्स आती होंगी, टेस्टिंग के लिए भी आते होंगे। तो मतलब इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? जो सियाज की मुहिम है, नशा मुक्त इंडिया बनाने की जो मुहिम है, ब्रांड एम्बेसडर है, ये 10 साल की उम्र में 5th क्लासेस की भी हुई है, इतना कुछ है अभी कर रही है आपकी बेटी। तो मैं आपसे मतलब क्या आपको लगता है कि सियाज इस चीज में सक्सेसफुल हो पाएगी, वो नशा मुक्त बना पाएगी, या फिर हमने वैसे सियाज से भी ये चीज पूछी थी पर आपके व्यूज जानना चाहेंगे इसके ऊपर। नशा मुक्त बनाना हरियाणा को या देश को, वो अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। आज नशा, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया शायद मतलब नशे भी अलग-अलग खून चीज़ों की के हो गए जगह हैं। ये बहने लगे हैं हमारी नाड़ियों के अंदर। तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये है कि कुछ कम कर पाएंगे, कुछ कम कर पाएंगे, या एक दो परिवार भी, उनके बच्चे भी इसको छोड़ पाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब प्राउड मोमेंट होगा कि हमारे बच्चे की मेहनत है वो रंग लेके आई। और बिना एडमिनिस्ट्रेशन के, बिना गवर्नमेंट के सहयोग के और बिना जनता के सहयोग के ये अकेले आदमी के बस का काम नहीं है। इसके लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम अपनी सोसाइटी को ड्रग फ्री कर पाएंगे। एक मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आप मेडिकल कॉलेज अगर हो, हमें आप वहाँ पे एज ए साइंटिस्ट वर्क कर रहे हो, जो भी वहाँ पे लैब टेस्टिंग के लिए चीज़ें आती हैं, तो क्या ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर मतलब नशे से रिलेटेड मतलब कोई इंसान पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है, या फिर ऐसे, क्योंकि मेडिकल है वो, वहाँ पर अक्सर ऐसे केसेस आते होंगे किसी को कैंसर हो गया है, जी। तो नशे की वजह से कितने ऐसे मतलब जो केसेस हैं उस तरह, अगर हम साल की बात करें या मंथ की बात करें, जो आपके सामने वहाँ पर आते हैं जिससे पूरे परिवार उजड़ गए हैं? जी, नशे को लेके काफ़ी केसेस वहाँ आते हैं। और मैं सर आपको एक बड़ी बात ये बताना चाहूँगी कि नशा तो आप एक बार के लिए छुड़वा लोगे, कैसे न कैसे थोड़ा सा टाइम पीरियड के बाद छोड़ देगा, लेकिन सबसे बड़ी जो बीमारी हो रही है नशे की वजह से वो है आजकल HIV, एड्स। क्या होता है कि बच्चे को हम छोड़ देते हैं नशा मुक्ति केंद्र में, या तो वो सेंटर ऐसा हो, फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, बाहर से कोई जुगाड़ हो ही ना पाए कि बाहर से कोई नशा, कोई इंजेक्शन, कोई सिरिंज आ पाए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, उनको एक जगह रखा जाता है, और कहीं से भी अगर उनको कुछ मिल गया, जब तलब लगती है, तो वो एक ही नीडल से इंसर्ट करते हैं ड्रग्स, और उसकी वजह से HIV इतना सर्कुलेट हो रहा है यंग यूथ के अंदर, तो वो हम नहीं ठीक कर पाएंगे। शायद नशे का इलाज है, HIV का इलाज नहीं है। तो मैं ये नशा मुक्ति केंद्र से, और जहाँ पे भी मैम नशा आपसे एक छुड़वाने के जानकारी लिए बीच में और लेना चाहेंगे। मान लीजिए किसी को HIV हो गया, जी, तो उस केस में उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है? मतलब उसकी कोई इलाज है भी या थोड़े बहुत चांसेस होते हैं? कैसा ये सारा प्रोसेस है मेडिकल का, आप कुछ इस बारे में बताना चाहो? मान लो किसी का जो किसी ने टेस्ट करवाया और वो उसमें पॉजिटिव आ गया, जी। तो कैसे उसका प्रोसेस आगे बढ़ता है? देखो, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको एड्स हो गया, तो एड्स जब होता है ना, उसका जो वायरस है वो बहुत टाइम लेता है एक्टिवेट होने में। कई बार तो जब आपको हुआ तभी इम्यूनिटी आपकी डाउन होना शुरू हो जाएगी, मतलब आपको बीमारियां लगना जल्दी शुरू हो जाती हैं। कभी वो इनएक्टिव फेज में होता है तो पता ही नहीं लगता कि एड्स है भी है, अनटिल और अनलेस जब तक हम टेस्ट नहीं करवा लेते उस चीज़ का, ठीक है। तो अगर आप वो एक्टिवेट नहीं हुआ है वायरस, तब आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, वो देते रहो, कोई चक्कर नहीं है, आराम से हैंडल किया जा सकता है। तब वो हैंडल हो जाएगा। जी, अगर वो एक्टिवेट हो चुका है, आपका इम्यून सिस्टम को वो सप्रेस कर रहा है, मतलब आपको और बीमारियां ज़्यादा जल्दी लग रही हैं, तो जो डोज हम देते हैं नशा छुड़वाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो और ऊपर से हम HIV के लिए मेडिसिन उसको दे रहे हैं, वो ट्रीट कर रहे हैं, तो उनमें बैलेंस बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सोच समझ के वो चीज़ें देनी पड़ती है, क्योंकि उनका सीधा इफेक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है। तो मतलब ये एड्स वाली जो बीमारी है, ये बेसिकली निडल्स जो बार बार यूज की जाती हैं, ये किसका बड़ा कारण होगा? जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि जैसे हम किसी सैलून में गए, जो बार्बर्स हैं, जो वो
ब्लेड यूज करते हैं वो उसको चेंज नहीं करते, अगर किसी एक इंसान को है तो वहां से वो फैल जाती है। जी, ये सबसे अगर बड़ा वो कारण उसके सेल्स एक्टिवेट नहीं हुए हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज बचने के चांसेस कम है इसके अंदर। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और इमरजेंसी में ब्लड चढ़ाया जाता है, मान लो कि बाय चांस वो अनट्रीटेड ब्लड है या फिर रिलेटिव का ब्लड एकदम से चढ़ा दिया जाता है और उनका टेस्ट नहीं हुआ है HIV का, तो भी वो पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन मेडिकल में drugs- मेरे हिसाब से ब्लड का स्टॉक तो रहता होगा, जी, स्टोक रहता है, तो उसको पहले टेस्ट किया जाता है। टेस्ट किया जाता है और HIV टेस्ट के करने के टेस्ट- बाद उसको प्रोसेस किया जाता होगा, फिल्ट्रेशन की जाती होगी उसकी। जब ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं उसमें एक फॉर्म भरवाया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपकी एज क्या है, आप किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है, कोई मेडिसिन चल रही हो, तो वो सारा परफॉर्मा भरवा लिया जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर ब्लड ग्रुप का आपको पता है, सिर्फ HIV के लिए हम टेस्ट कर लेते हैं कि इसको HIV तो नहीं है, फिर उसके बाद वो स्टोर किया जाता है। अब मैं आपसे मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वन वर्ड के छोटे छोटे, एक रैपिड फायर टाइप में, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सियाज को एज ए मतलब आगे स्टडी में देखना चाहते हो या स्पोर्ट्स में देखना चाहते हो? मैं सियाज को स्टडी में देखना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। स्पोर्ट्स में ये है एक बार के लिए देश का भी नाम रोशन करेगी, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन एक देश में बड़ा बदलाव या सोसाइटी में, समाज में हम बड़ा चेंज नहीं कर सकते। एक टीचर, एक एजुकेटर, एक पढ़ा लिखा पर्सन ज़्यादा बदलाव ला सकता है एक कंपेयर टू एक स्पोर्ट्स पर्सन, उसकी रीच ज़्यादा होती है। आप कहीं पे भी किसी को अपने विचार, जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बता सकते हो, पढ़ा सकते हो। तो मेरे ख्याल से शिक्षा ज़्यादा बदलाव का एक एसेंशियल टूल है। वैसे तो हमें पता है कि एक बच्चे की परवरिश में दोनों का क्रेडिट रहता है, जी, मदर और फादर दोनों का रहता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा किसका है, तो उसमें आप किसका आंसर, मतलब आप खुद को क्रेडिट देना चाहोगे या पापा को? और मैं वैसे दोनों का सेम रहता है, अगर हम 1% बात करें तो वैसे नहीं, मैं इसमें क्रेडिट मेरी फैमिली को देना चाहूँगी, खासकर पहले नंबर पे मेरे हस्बैंड को, और बाकी सब मेरे फैमिली मेम्बर्स को। मेरा इतना क्रेडिट है, मैंने इसको जन्म दिया है, पाला पोसा भी है, ठीक है, एक माँ का रोल मैंने अदा किया है, लेकिन अभी मेरा जो रोल है वो इतना होता है कि मैं इनका लंच बॉक्स तैयार करती हूँ, नहलाती धुलाती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद जो होता है वो सब इसके फादर करते हैं या मेरे इन लॉज करते हैं। मेरी मदर इन लॉ करती है, फादर इन लॉ या मेरी अपनी मम्मी करती है। चाहे इसको तैयार करना हो किसी प्रोग्राम के लिए या फिर इसको प्रैक्टिस के लिए लेके जाने तो इसका फादर लेके जाते हैं। सोशल मीडिया जो भी है वो इसके फादर संभालते हैं, चाहे फेसबुक का इसका अकाउंट हो, इंस्टा का हो, वीडियो बनाना हो, कुछ भी हो, किसी प्रोग्राम में लेके जाना हो, इसको क्या पहनाना है, क्या खिलाना है। आप वैसे करते हो सोशल मीडिया यूज? मैं नहीं करती, मतलब आप कम एक्टिव हो काफ़ी? मैं सिर्फ सोशल मीडिया चलाती हूँ सियाज की वीडियो देखने के लिए, उसको लाइक करने के लिए, बस इतना ही चलाती हूँ। मुझे कोई क्रेज़ नहीं है सोशल मीडिया का और अपनी रील बनाने के या अपनी फ़ोटो खिंचवाने का नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा होता है कभी, जैसे मान लो सियाज फ़ोन यूज़ कर रही है, आप उसको मना कर दो, जैसे कई बार होता है ना, पेरेंट्स डांट देते हैं बच्चे को जी, कि भाई फ़ोन यूज़ नहीं करना, रख दो इसको, या ऐसा मौका ही नहीं देते सियाज आपको? कभी कभी ले लेते हैं, क्योंकि वो ये आखिरकार बच्चे ही हैं। जी, वो भी बच्चे ही कभी कभी ले लेते हैं, लेकिन इस तरह का मौका नहीं देती कि मुझे डांटना पड़े। थोड़ा बहुत अगर मैं डांट देती हूँ तो शॉर्ट्स चला लेते हैं, तब ये होता है कि ना, शॉर्ट्स का कोई एंड नहीं होता, छोटी वीडियोज का, रील्स का बिल्कुल, कोई बिल्कुल। एंड नहीं है, तो स्क्रॉल करते जाओ। और आजकल डिस्ट्रैक्शन इतना हो गया है, चाहे अगर आप अच्छी चीज़ भी देख रहे हो तो रिकमेंडेशन में कहीं ना कहीं से वो फुहड़ता, वो गंद वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको एंड करना शायद पॉसिबल नहीं है। तो इससे अच्छा है कि फ़ोन दो ही ना बच्चे को। तो जहाँ जाने, तक आप स्टॉप कर सकते हो, जहाँ तक नज़र रख सकते हो वहाँ रखो। ये आपने एकदम सही बात की। और जाने से पहले आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारी सोसाइटी को, कि कैसे वो मतलब जो अपने बच्चे हैं उनको मतलब एक सही दिशा में उनको स्टार्टिंग से ही लगाया जाए? अगर स्टार्टिंग से हम वो कंट्रोल लेके आ जाएं तो बाद में मुश्किल नहीं होती। एक कोई चीज़ जब हैबिट बन जाती है तो उसको छुड़वाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। बच्चों के स्पेक्स लग रहे हैं, बच्चे आजकल ये चीज़ों में घुस रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, ऑनलाइन अपने गेम्स के अंदर लगा रहे हैं, तो एक अच्छा मैसेज जो आप जाने से पहले हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? मैं मेरी ऑडियंस को ये देना मैं चाहूँगी मैसेज कि आप बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, और फ़ोन से दूर रखने का एक सबसे अच्छा माध्यम है कि आप उससे फिज़िकल एक्टिविटी कराएं, बजाय कि आप उसको वीडियो गेमिंग में लगा दें या फ़ोन में लगा दें। और वो चीज़ें भी तभी पॉसिबल हैं जब आपके पास एक फैमिली होगी। देखो,
अगर एक सिंगल पर्सन होगा ना तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। उसको काम भी करना है, उसको बच्चा भी संभालना है। तो हमारे पास एक ईजी टूल होता है कि बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया, वो वहाँ बिजी हो गया, आप अपने काम में लगे हुए हो। अब आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या देख रहा है, उसके ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का। तो फैमिली आपकी बहुत ज़रूरी है। आप बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। अर्निंग चाहे थोड़ी हो, लेकिन आपकी एसेट आपके बच्चे हैं। अगर आपका फ्यूचर ही ख़राब हो गया तो फिर आप उस पैसे का क्या करोगे। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को समय दीजिए, उन पे नज़र रखनी है, नज़र भी रखिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के साधन मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे को सही दिशा में ले जाने के साधन कम रह गए हैं, सिवाय हम पेरेंट्स के ही, कि हम ही ध्यान रखें उन चीज़ों का। तो मेरी तो ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को टाइम दीजिए। और बच्चे, मैं निखिल सर ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को नहीं पता कि उनको क्या करना है। बच्चा एक कहते हैं ना, कच्चा घड़ा है, जैसे मोल्ड करोगे वो वैसी ही शेप में आ जाएगा। तो पहले तो हमें ही एफर्ट करने पड़ेंगे कि आप उसको क्या बनाना चाहते हो। किसी ने कहा था कि आप मुझे ना 4 बच्चे दे दो, मैं को पुलिस भी बना दूंगा, मैं चोर भी बना दूंगा, मैं IAS भी बना दूंगा। तो वो उसके कहने का मतलब यही है कि जैसे आप उसमें थॉट्स डालोगे वो वैसा ही आपको फिर आउटपुट देगा। तो मैम बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे पॉडकास्ट सेट पर दिया। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को एक बार पूरा देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो और बच्चे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर वो एक सही डायरेक्शन में जाएं। क्योंकि अगर स्टार्टिंग से उनको सही गाइडेंस मिलेगी तो वो भी आज भी ऐसे और बहुत सारी सियाज पैदा हो सकती हैं, अगर उनको सही से वो डायरेक्शन दी जाए। और हमारे समाज को ज़रूरत है इस चीज़ की। नशा सिर्फ आज के टाइम में सिर्फ ये बीड़ी सिगरेट का नहीं है। जो फ़ोन बच्चे चला रहे हैं, जो दूसरी चीज़ें बच्चे कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन बाहर घूम रहे हैं, तो वो भी आजकल एक नशा ही बनता जा रहा है। तो ये दोनों नशे हमें ख़त्म करने हैं। तो मैम थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।